तकरीबन 5000 साल कबल बर सगीर के मशरकी और मगरबी दरियाओं के किनारे एक अजीम तहजीब ने जन्म लिया जिसे आज दुनिया वादी सिंध की तहजीब के नाम से जानती है। ये इंसानी तारीख की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होती है और आज भी इन्हीं दरियाओं के दामन में करोड़ों इंसान आबाद हैं जिनकी ज़िंदगी, रोज़गार, तिजारत, ज़राअत, माहौलियात और तरक्की का इन्हिसार इन दरियाओं के बिला तातुल बहाव पर है। नाज़रीन, इसी बुनियादी ज़रूरत और हक़ को सामने रखते हुए जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाई पानी की तकसीम पर तनाज़ा पैदा हुआ तो सन 1960 में आलमी बैंक की मुआवनत से दोनों ममालिक के दरमियान सिंध तास मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत 3 मगरबी दरियाओं यानी दरियाए सिंध, झेलम और चनाब के पानी पर पाकिस्तान का हक़ तस्लीम किया गया। ताहम गुज़िश्ता बरस भारत ने एकतरफ़ा तौर पर इस मुआहदे को मुअत्तल कर दिया और अब वो इन्हीं दरियाओं के पानी को पाकिस्तान के खिलाफ वेपन के तौर पर यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत बखूबी जानता है कि पाकिस्तान की तकरीबन 80% ज़राअत इन्हीं 3 दरियाओं से सैराब होती है। मुल्क की तकरीबन आधी वर्क फोर्स का रोज़गार ज़राअत से वाबस्ता है, जबकि कौमी मईशत का तकरीबन 24% हिस्सा भी इसी शोबे पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि इन दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए सिर्फ ज़िंदगी की अलामत नहीं बल्कि कौमी सलामती की रेड लाइन भी है और पाकिस्तान वादे कर चुका है कि इस हक़ की खिलाफ वर्जी को जंगी इक़दाम तस्वर किया जाएगा। अब सवाल यह है कि 66 बरस पुराना ये मुआहदा एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का मरकज़ क्यों बन गया है। तो हाल ही में भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल रखने के अज़्म का इयादा किया, जिसके चंद रोज़ बाद भारत के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर ने ऐलान किया कि नई दिल्ली ऐसे मंसूबों पर काम कर रहा है जिनके नतीजे में आने वाले बरसों में पाकिस्तान को दरियाए सिंध के निज़ाम से एक कतरा पानी भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस तनाजुर में कम अज़ कम 17 भारतीय मंसूबे इंडस वाटर सिस्टम पर ज़ेर तामीर या मनसूबाबंदी के मराहिल में हैं, जो भारत को पानी पर गैर मामूली कंट्रोल और आबी बालादस्ती का हथियार फराम कर सकते हैं। दूसरी जानिब इत्तलात ये भी हैं कि भारत 1 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में दरियाए चनाब पर एक मुजव्वज़ा राब्ता नहर के मंसूबे पर काम शुरू करने जा रहा है, जिसका मकसद दरियाए चनाब के इजाफी पानी को दरियाए ब्यास की तरफ मुंतकिल करना है। इस मंसूबे पर तकरीबन 26 अरब लागत आने का तखमीना लगाया गया है। इसी अहम मामले पर आज इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल सेमिनार अरेंज किया गया, जहाँ एक्सपर्ट्स ने इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान की बका का जामिन करार देते हुए हर कीमत पर इसके तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार किया। अब सवाल ये है कि क्या भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहदों की पासदारी करते हुए अपने इक़दामात पर नज़रसानी करेगा या फिर पानी के मसले को बुनियाद बनाकर ख़ित्ते को एक नई कशीदगी बल्कि मुमकिना तसादुम की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, डॉक्टर आसिफ जावेद साहब एनवायरमेंटलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसिफ जावेद साहब, ये बताइएगा, भारत एक तरफ एग्रीमेंट की जो क्लॉजेज हैं उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है और जो रन ऑफ द रिवर इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू कर रहा है, जिसकी वजह से वो चनाब का सारा पानी कहा जाता है कि कुछ दिन के लिए रोक सकता है, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उसकी लीडरशिप ऐसी थ्रेट्स दे रही है। मतलब जो वैसे आज अगर आपने देखा हो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी पे, जिसमें एक्सपर्ट्स खुद बड़े हैरान थे ये देख के कि जिस किस्म का स्टांस भारत ने लिया हुआ है इंटरनेशनल रूल्स की वायलेशन करते हुए। क्या दुनिया का कोई रूल इस बात की इजाज़त देता है और भारत क्या ऑब्जेक्टिव क्या हासिल करना चाहता है इस सारे प्रोसेस से? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें, एक तो रूल इंसान बनाता है, एक कुदरत का अपना एक असूल है, ठीक है ना। मैंने सुनी आपकी बातें, आपने बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया कि जो वेस्टर्न रिवर है वो इंडिया के पास है, जो ईस्टर्न रिवर है वो इंडिया के पास है, जो वेस्टर्न रिवर है वो पाकिस्तान के पास है। अब ये कुछ कुदरत की भी एक मर्जी थी, क्योंकि जो वेस्टर्न रिवर है अगर आप इसकी जियोग्राफी देखें तो पाकिस्तान के हिस्से में आनी चाहिए। इंडस की बात करें तो डेफिनेटली वो तिब्बत से उधर से होते हुए पाकिस्तान के पास ही आता है, जो कि इंडस सिविलाइजेशन जो कि सबसे बड़ा दरिया है। फिर उसके साथ आपका झेलम है, फिर उसके साथ चनाब है। तो आप देखेंगे पाकिस्तान की जियोग्राफिकली पानी इधर पाकिस्तान की तरफ भी आना चाहिए। फिर ब्यास, जिस तरह आपने कहा, ब्यास है, जो बाकी रिवर है, ईस्टर्न रिवर ब्यास हो गया, सतलुज हो गया और रावी हो गया, जियोग्राफिकली इंडिया के पास आते, ठीक है ना। अब जब इस पे एक फैसला हो गया 1960 में, ठीक है ना, बैकग्राउंड में क्या था कि जब 1947 में पार्टीशन हुई तो डेफिनेटली वाटर की और क्लाइमेट की, एनवायरनमेंट की, एयर की बाउंड्रीज तो होती नहीं है।
इसको तो कंसिडर नहीं किया गया था। तो हुआ क्या था कि मधुपुर और हेडवर्क्स जो थे तो वो इंडिया के कंट्रोल में आ गए थे। एक और हेडवर्क्स है मेरे उससे नाम निकल जाता उसका, लेकिन जिसका 90% कमांड या पाकिस्तान में था। इंडिया ने पानी रोक दिया तो डेफिनेटली तमाम जो एस्केलेशन हुई, फोर्सेस आमने सामने हुई, तो डेफिनेटली फिर वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया और 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई। अब जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो गई, उसके बाद विद अ क्लियर डिवीजन ऑफ द रिवर्स, ठीक है ना, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रिवर, उसके बाद इसमें कोई बात रह नहीं जाती, ठीक है ना। हाँ, डेफिनेटली इंडिया को ये इजाजत है, बीइंग अपर राइपेरियन, कि जिस तरह आपने कहा कि रन ऑफ प्रोजेक्ट्स वो कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, प्रोवाइडेड के वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम ना हो। अच्छा, इसमें भी इंडिया एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है कि भाई पाकिस्तान को जो वाटर का शेयर एनुअली मिला है दैट इज 130 प्लस मिलियन एकड़ फीट, और इंडिया को 33 मिलियन एकड़ फीट मिला है। ऑलमोस्ट 100 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान के पास जाता है। ये जो है ये कुदरत की तरफ से डिवीजन है। हमारा 90% जो क्रॉप्स है वो डिपेंडेंट है डायरेक्टली इन रिवर्स पे। सो डेफिनेटली अगर इंडिया इसको रोकता है या रोकने की कोशिश, अब तो रोक सकता नहीं है, इतना आसान काम नहीं। इंडस को वो कैसे रोकेगा, उसकी जियोग्राफिक पोजीशन ऐसी है, बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। डेफिनेटली चनाब जो है और जेलम जो है वो आ रहे हैं आपके ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए, ठीक है ना। वहां पर इंडिया के पास थोड़ा बहुत इख्तियार है और वो अपनी इलीगल अथॉरिटी प्रैक्टिस कर रहा है। कभी टनल बनाने की कोशिश करता है, कभी डैम्स बनाने की, बगलियार डैम, कभी क्या। सो दिस इज इन एनी केस ये नॉट एक्सेप्टेबल है सर। अच्छा, ये इशू तो पॉन्ड्स का है जो वो चिनाब पे बना रहा है, असल इशू तो वहां पर है, और जी बगलियार डैम भी एक जाहिर है। जी तो देखिए वो जो है, और जिस तरह आपने कोट किया कि उनके जो मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज है पटेल, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को इसके बाद एक बूंद पानी की नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट मेरे नहीं ख्याल कि कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, ये तो कुदरत का कानून है। पानी बह के उधर से आ रहा है और हमारे पास आ रहा है, तो इस तरह तो मैं आता हूं इस पर अभी जरा बात करेंगे। आपने कुदरत के कानून की बात की है, बड़े जबरदस्त आज जो पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस करवाई है, सेमिनार करवाया, उसके अंदर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए हुए, यूएस से आए हुए थे, चाइना के एक्सपर्ट्स आए हुए थे, और ख़ुद पाकिस्तान के बड़े अच्छे बड़ा एलिटिस्ट पैनल था और ज़बरदस्त ब्रेन्स जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन सबकी तरफ से यही बात की गई, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ना भी देखें तो चाइना और अमेरिका से जो एक्सपर्ट्स आए हुए थे उनका भी ये कहना था कि ये मसला सिर्फ ये नहीं है कि ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला है, ये मसला इंसानी जानों का भी है, ये ह्यूमन राइट्स का भी है, ये आपकी इंटरनेशनल लॉज का भी है, और ये दुनिया में अगर ये प्रैक्टिस हो जाए तो फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता, और जो माजी में हुआ है वो फिर जंगें हुई हैं। बट हैविंग सेड दैट, इंडिया कैसे बाय डिज़ाइन कई दिहाइयों से, सालों से इसको अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के, और उसका जो लार्जर डिज़ाइन है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो खुश्क साली या पाकिस्तान का पानी रोक कर जो है वो पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत को हिट करना और पाकिस्तान को जो है वो प्रॉब्लम में लाना है, तो वो डिफरेंट टूल्स यूज़ करता है। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान ने फेस की हैं इंडियन प्रॉक्सीज, पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के साथ वॉर्स हेड ऑन रहे पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने जो है वो कभी अफगानिस्तान के ज़रिए बर्दाश्त किया है इंडियन इंटरवेंशन, कभी बलूचिस्तान के। सो ये हम सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन अब ये जो वाटर चैनल्स के थ्रू इंडिया करना चाह रहा है, पाकिस्तान स्पेशली इसको अपनी रेड लाइन डिक्लेयर कर चुका है। सो जो आपका दिफाई और कौमी सलामती के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या जो है वो इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? हाउ डू यू सी दिस? देखिए आदिल, ये एक तो ये पाकिस्तान का राइट है कि ये तीनों वेस्टर्न रिवर से पानी लेना, और ये वर्ल्ड बैंक का एक ये उनका भी फर्ज है कि वो यकीनी बनाए कि पाकिस्तान मिलता है। सेकंड, देखिए ये पानी जो है ना, ये सिर्फ हमारे अब लोगों के लिए नहीं है, इट इज फॉर ज़राअत मईशत के लिए लाइफ लाइन है, और इससे हमारी लोगों की जान 240 मिलियन लोगों की जिंदगी का सवाल है, और इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर कहा था, और फिर मार्शल आसिम मुनीर ने भी कहा था, DGISP ने भी कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है। अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है तो वी विल टेक एन एक्ट ऑफ वॉर, और इसके लिए हमने पूरी तैयारी की है। वी हैव कवर्ड एवरी इंच ऑफ इंडियन डैम, हर एक हमने कवर किया हुआ है। वी हैव डन एवरीथिंग
they take not much time to sort them out. The problem is, ये तो मिलिट्री मीन तो हमारे पास अवेलेबल है, बट गवर्नमेंट के मीन तो सेमिनार के अलावा जो पहले से हम इसको क्यों इफेक्टिव नहीं ले रहे। हमने ICJ में जाके डिसीजन लिया, वर्ल्ड बैंक गारंटर है, वर्ल्ड बैंक के पास हम क्यों दोबारा जाएं। अगर इंडिया उनको नहीं मानता, देन वी हैव टू गो टू यूनाइटेड नेशन। इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी, हमारे 24 करोड़ अवाम की जिंदगी का सवाल है। हमारी 80% ज़राअत इस पर डिपेंडेंट है, फूड सिक्योरिटी है, फिर पानी की वजह से आपको और जो मसाइल इसको पैदा होते हैं। इसलिए वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। लास्ट टाइम जब इंडिया ने अचानक पानी छोड़ दिया तो हमारे 73 लाख लोग अफेक्टेड हुए थे पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में हम 1 लाख मेगावाट बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन फिर वही पर्सनल इंटरेस्ट, IPP, सो इंटरेस्ट आ जाते हैं। सो आपको अपना घर सीधा करने की भी जरूरत है और बड़ी चलता। हमने इंडिया को ये डैम इतने अरसे में बनाने की क्यों इजाजत दी? वाई डिडंट उस वक्त हमने क्यों नहीं रोका? अब जो चनाब का पानी वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 5, 6, 7 साल में वो इंडस का वाटर भी ले लेंगे। तो व्हाट आर वी डूइंग? हमने उसके लिए क्या तैयारी की? वी हैव टू इमीडिएटली टेक। देखिए, मिलिट्री मीन्स आपको सब अवेलेबल है एंड वी कैन प्ले हैंड विद इंडियन को पता है। ये सिर्फ वो गैदर लगा रहे हैं, पानी रोक नहीं सकते ना हम रोकने देंगे। लेकिन इसके लिए हमें जो आपके पास पोलिटिकल मीन है वो तो अवेल करें। यूनाइटेड नेशन में जाएं, दुनिया हमारा स्टेचर हाई है, हर एक हमारे साथ है। हम चाइना को कॉन्फिडेंस मिले, रेजोल्यूशन लेकर आए और उसको बताएं कि ये वर्ल्ड बैंक का डिसीजन है, ये ICJ का डिसीजन है। 240 मिलियन लोगों की जिंदगी का, उनकी ज़राअत का, उनकी फूड का, हर चीज़ के ज़ामिन है। ये प्रॉब्लम है। यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं लेते ऑर्डर? उनसे क्यों इंडिया में सेक्शन नहीं लगवाते? ओके, इंडिया में नॉट डू ऑल दिस थिंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, ठीक है, फेयर इनफ। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो डॉक्टर विक्टर गाओ ने बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ही केयरफुली यूज दैट वर्ड के अपर रिपेरियन जो है वो चाइना है, मिडिल रिपेरियन जो है वो इंडिया है और फिर लोअर में पाकिस्तान आता है। हालांकि पाकिस्तान तो लोअर और इंडिया में ये लोअर और अपर की बहस चल रही है, बट उन्होंने बड़ा स्मार्टली जो है वो इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये क्या इंडिकेशन है कि अगर इंडिया इफ क्रॉस करता है लिमिट तो भी एक्टिव होगा, फिर चाइना भी जो है वो, क्योंकि चाइना पाकिस्तान आयरन क्लैड फ्रेंड्स, हमारी रिलेशनशिप, हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस, दोस्ती बड़ी स्ट्रांग है। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? देखिए जी, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। देखिए, अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन की जब बात करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम चाइना अगर अपर राइपेरियन है तो इंडस में है एक्चुअली, ठीक है ना। जो बाकी रिवर्स हैं उसमें मोस्टली जो है इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है अपनी इलीगल अथॉरिटी बीइंग अपर राइपेरियन। एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, लोगों को बता रहा है बेसिकली कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी है हमारी, सारा कुछ है। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि देखिए हमारी 80% जो वो एग्रीकल्चर है, लाइवलीहुड है, वो इस पानी पे डिपेंडेंट है। ये कुदरत का असूल है सर, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब है इंडस वाटर ट्रीटी साइन होगी तो मतलब है इस तरह हो गया। कुदरत के असूल के मुताबिक अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन का एक रूल्स है। अगर इंडिया को इतना ही शौक है पानी बंद करने का तो फिर वो बंद कर दे उस सीजन में जब हमें पानी की जरूरत नहीं होती। मानसून आ रहा है हेड, ठीक है ना, इसमें पानी रोकते। हमें नहीं चाहिए पानी मानसून में, हमें चाहिए 11 महीने में पानी, ठीक है ना। इंडस जो है, इंडस रिवर जो है वो लार्जली पाकिस्तान और चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है ना। जो जेहलम और चिनाब है जो पाकिस्तान के हिस्से में आया है इंडस वाटर ट्रीटी पे, ठीक है ना, वो है कंट्रोल इंडिया के। इंडिया थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। इस तरह आपने कहा टनल बना रहा है चिनाब से ब्यास में, और फिर ब्यास अल्टीमेटली ब्यास भी हमारे पाकिस्तान में आता है, सुतलेज के साथ वो मिक्स होता है अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस चीज को इस वक्त इंडिया इस चीज को रियलाइज करे कि देखिए एक तो अब इसमें एक फैक्टर बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज का आ रहा है। देखिए
क्लाइमेट चेंज से पानी, दो मसले हो रहे हैं। पानी बहुत बड़ा विक्टिम बनने जा रहा है इस रीजन में। देखिए, पाकिस्तान को नंबर 1 वल्नरेबल कंट्री डिक्लेयर किया है जर्मन वॉच रिपोर्ट 2025 में। क्यों किया है? इस बात को थोड़ा सा रियलाइज करें। इसलिए किया है कि पाकिस्तान की जो मोर देन 80% पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड है इन रिवर्स पे, इन रिवर सिस्टम पे, और ग्लेशियर्स रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं। ऊपर से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली वी नीड सम कंजर्वेशन स्ट्रक्चर देयर, हमें स्टोरेज स्ट्रक्चर चाहिए। ब्रिगेडियर साहब ने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, मैं आपकी बात बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी तो हम और बहुत से तरीकों से जनरेट कर सकते हैं। इंडिया भी कर सकते हैं, हमारे वेस्टर्न रिवर पे इंडिया ये चनाब भी कर सकता है, उसको रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट की अलाउड है, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ मेजर इशू इज अ वाटर। वाटर इज इंपॉर्टेंट। आपकी क्रॉप्स नहीं होंगी, आपको पानी नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? वेयर डू यू गो? आई मीन लाइक देखिए, आप ईरान और यूएस की वॉर आप देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें क्या था? ऑयल को आप बंद कर देंगे, वो फिर भी जिंदा रह जाएंगे। लेकिन अगर आप उनके डीसैलिनेशन प्लांट को हिट करेंगे जहां से लोगों को पीने का पानी मिलता है, तो डेफिनेटली इट टारगेट्स द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, ठीक है, क्लियरली। सो आप देखें कि ये लाइवलीहुड का मसला है, इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जंग एक और बात है, डेफिनेटली इस ट्रीटी ने बहुत सी जंगें सर्वाइव की है। मैं नहीं चाहता कि कोई और एस्केलेशन हो, कोई जंग हो, कुछ हो। इसको एमिकेबली, टेक्निकली, विद साउंड डाटा, विद क्लियर मैसेज कम्युनिकेट करना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने क्लियरली कहा। डेफिनेटली पाकिस्तान की बड़ी स्लैकनेस है। बीइंग लोअर राइपेरियन, हमने कितना यूटिलाइज किया इस पानी को? हमें करना चाहिए था। कितने डैम्स हमने बनाए? ठीक है, ये हमारी एक अलग वीक पॉइंट है। डेफिनेटली हमें यूटिलाइज ज्यादा करना चाहिए था जितना हम अपनी हमारे पास टोटल पाकिस्तान में स्टोरेज की कैपेसिटी वो 1 महीने से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। हम वो कौम से, हम वी बिलोंग टू दैट नेशन जहां पर हम 10 से 10.5 महीने कम से कम वी आर क्राइंग फॉर अ ड्रॉप ऑफ वाटर, और फिर 1 महीना आता है ऐसा है जिसमें पूरा फ्लडिंग होती है और पूरा जो हमारा सिस्टम है वो वैनिश होता है। डेवास्टेशन, ठीक है ना, सही। तो that has to be taken care of. Okay. But that is not an excuse for India to develop any kind of water cover. डॉक्टर विक्टर गांव ने जो इंडिकेट किया है वो यही किया है ना कि अगर चाइना चाहे तो चाइना भी फिर भारत को टफ टाइम दे सकता है। और जाहिर है अगर पाकिस्तान का बंद करना है पानी मकसद और इसको एक वेपन के तौर पे यूज़ करना है, जो कि इंडिया ने, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कि कभी अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू, कभी इंडिया ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के थ्रू, कभी पाकिस्तान की को थ्रू फॉरेन पॉलिसी कॉर्नर करने के लिए सारी एफर्ट्स की, और नाउ वाटर इज़ वन ऑफ द वेपन ऑफ देयर पॉलिसी अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अगर गौर किया जाएगा तो फिर मसला बनेगा। ब्रिगेड साहब ये बताइएगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान के लिए बीइंग अपर राइपेरियन है तो फिर इंडिया के लिए चीन भी तो अपर राइपेरियन हुआ ना। फिर इस मसले को आप कैसे देखते हैं, जो मैंने आपको ये कोट भी किया है एक एक्सपर्ट का ओपिनियन? देखिए, चाइना इज वेल प्रिपेयर्ड। चाइना ने पहले भी इंडिकेशन दी थी कि वी विल गोइंग टू प्ले हेल विद इंडियन नेवी, और वो ऑनेस्टली देखें स्टॉप इट, उन्होंने अरेंजमेंट किया भी होगा बिकॉज दे गो फॉर डीप प्लानिंग, दे नॉट लाइक पाकिस्तान। इसलिए इंडस का रिवर को अगर वो पूरा रोकेंगे तो इंडिया को समझ आ जाएगी, और वो उसके लिए तैयार है। और आज जो डॉक्टर इनके चाइनीज से इन्होंने जो बात की है वो उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है। और चाइना आपका वॉर टेस्टेड आयरन ब्रदर, हर मौके पे वो आपको करेगा। और लेकिन मैं लेट मी टेल यू, इंडिया को पता है कि इंडिया कैन नॉट डू। मैं इस चक्कर में आना नहीं चाहता, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट व्हेन इट मीन्स, बट वी मस्ट एक्सप्लॉइट ऑल अवेलेबल पॉलिटिकल मीन्स to refrain India to do all these steps कि यूनिलेटरी को अगर वो उसको बंद कर सकता है तो फिर देन पाकिस्तान ने तो पहले ही हमने अनाउंस कर दी कि विल टेक इट एक्ट वॉर। हम वो डैम, हम वो जगह जहाँ ब्लॉकेट करेगा वो हम उसको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। वी कैन डू इट विद ऑल द मीन्स, हमने तैयारी की हुई है। लेकिन इसके साथ हमें सारे पॉलिटिकल मीन इस्तेमाल की जरूरत है, और वो पॉलिटिकल मीन यही है। आपके सामने वर्ल्ड बैंक है, ICJ है, उनके डिसीजन इंडिया नहीं माने, देन वी हैव सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में आपको कौन अपोज करेगा? कोई भी इस चीज को अपोज नहीं कर सकता। और अगर वहां से रेजोल्यूशन आ जाता है कि इफ इंडिया ये सैंक्शन इंडिया में लग सकती हैं, वो 1, 2, 3, 4, और पाकिस्तान तो राइट टू प्ले अकॉर्डिंगली, तो ये सारी पाकिस्तान लीगलाइज करती हैं, और कल को इंडिया इसके लिए जवाबदेह होगा। तो ये सारी चीजें आर पॉसिबल। हमें इसके ऊपर
दोनों चीजों की हमने तैयारी इंडिया भी ब्रह्मपुत्रा पे उसका डिस्प्यूट है ना चाइना के साथ, जो वो वहाँ पे अपना बिल्कुल डैम बना वो रहा है, तो सॉर्ट आउट करके रख देंगे, इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डॉक्टर आसिफ जावेद साहब हमारे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, ये चलती रहेगी आगे, क्योंकि अब इंडिया अपना एक और हथियार पानी की सूरत में जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि ज़ाहिर काफ़ी सालों से इस पर बात भी हो रही है कि पानी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को इंडिया तंग करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान क्लियरली सेड दैट कि ये हमारी रेड लाइन है, अगर इसको क्रॉस करने की कोशिश की गई तो फिर पाकिस्तान विल गो टू एनी एक्सटेंट एंड वी विल सॉर्ट आउट दिस इशू। अब ये देखना है कि दुनिया इस पर नज़र डालती है नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि अभी जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें दुनिया की खामोशी जो है वो एक बड़ी वजह बनी है कंट्रीज़ के बीच कन्फ्रंटेशन की। तो क्या इस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लेकर और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से लेकर वर्ल्ड बैंक से लेकर ये तमाम जो और फोरम्स हैं वहाँ पर इन इश्यूज़ को सीरियसली लिया जाएगा, या फिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक और कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न ये वाटर बनेगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इकॉनमी बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम्स में अक्सर रेवेन्यू, टैक्सेस और इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, लेकिन एक अहम सवाल अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है कि आवाम के टैक्स से हासिल होने वाला पैसा आखिर खर्च कैसे हो रहा है। क्योंकि रियासत की मजबूती सिर्फ आमदन बढ़ाने से नहीं, बल्कि इस अर्निंग के शफाफ, मौसर और रिस्पॉन्सिबल यूज़ से कंडीशनल होती है। आवाम अपने टैक्स इस उम्मीद के साथ अदा करते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई से सड़कें तामीर होंगी, अस्पताल चलेंगे, स्कूल आबाद होंगे, रोज़गार के मौके पैदा होंगे और स्टेट अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करेगी। लेकिन अगर यही अवामी सरमाया माली बेज़ाब्तगियों, कमज़ोर निगरानी और नाकिस मनसूबाबंदी की नज़र होने लगे तो मामला सिर्फ हिसाब किताब का नहीं रहता, बल्कि मसला अवामी एतमाद, हुकूमती शफाफियत और मौसर तर्ज़ हुक्मरानी का बन जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ऑडिटर जनरल के ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर कई अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ वजारतों में खरबों रुपए के ज़िमनी अखराजात पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर किए गए हैं, जो कि कलेक्टिव सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का 92% बनते हैं। इसी तरह अरबों रुपए ज़रूरत का दुरुस्त तयन किए बगैर मुख्तस कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में यही मुख्तस शुदा फ़ंड खर्च ही नहीं हो सके। ये सूरत हाल बजट साजी के पूरे अमल पर एक सवालिया निशान है। सवाल ये भी है कि क्या ये महज इंतज़ामी खामियां हैं या हमारे मालियाती निज़ाम में मौजूद स्ट्रक्चरल मसाइल की निशानदही। इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, एक्सपर्ट ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताएं कि आपने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को देखा होगा, आपको क्या समझ आया है, ये क्या हुआ है सारे प्रोसेस में? देखिए, दो बातें। पहली बात तो ये है कि हर साल ये होता है, हर साल इसके ऊपर बहस भी होती है। अगले साल की रिपोर्ट जो है वो भी फिर मिलती जुलती ही निकल आती है। देखिए, असल मामला ये है कि बड़ी बड़ी अमाउंट जो है वो मुख्तस की जाती हैं। बजट के ऐलान से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जो तरक्याती बजट है, डेवलपमेंटल बजट है, उसका ऐलान किया जाता है। वो तकरीबन 3.6 ट्रिलियन रुपीस का ऐलान था। कोई 1000 अरब जो है वो विफाकी तरक्याती बजट था और बकिया जो है वो सूबाई तरक्याती बजट। अब आप सोचिए कि अगर इतनी बड़ी अमाउंट एवरी ईयर, हर साल जो है वो मुख्तस की जाती है कि वो तरक्याती मनसूबों के ऊपर लगानी है, तो मैं प्लानिंग कमीशन की मदद से मैं सोच रहा था कि प्लानिंग कमीशन वाले बताते हैं कि उनका PC1 जो है वो 10 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनता है, 15 करोड़ रुपए का उनका एक बेसिक हेल्थ यूनिट बनता है, मिनी क्लिनिक कह लीजिए, मिनी अस्पताल कह लीजिए। वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर जो है वो रोड बनाते हैं, और लगभग 25 करोड़ रुपए का एक साफ पानी और सैनिटेशन का मंसूबा बनता है। अब अगर 3.6 खरब या 3.7 खरब रुपया एक साल में हुकूमत के पास अवेलेबल है, मुख्तस किया गया है, एलोकेट कर दिया गया है, कोई हवाई पैसा नहीं है, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो अब सोचिए तकरीबन 11,000 नए स्कूल बन सकते हैं एवरी सिंगल ईयर।
कोई 6,500 के करीब नए मिनी क्लिनिक या बेसिक हेल्थ यूनिट एवरी सिंगल ईयर जो है वो बनाए जा सकते हैं। कोई 45,000 किलोमीटर नई रोड बन सकती है और कोई 3,000 के करीब नए साफ पानी और सैनिटेशन के मंसूबे जो हैं वो सामने आ सकते हैं। तो बुनियादी मामला ये है कि वसाइल की कमी नहीं है, वसाइल मुख्तस भी किए जाते हैं, उनका ऐलान भी किया जाता है, बजट में पैसा भी है, नीयत और अमल दरामद की यहाँ पे कमी नजर आती है। अब आप सोचिए कि 169 अजला हैं, अगर ये 3.7 खरब रुपया हर जिले को दे दिया जाए तो हर जिले के पास कोई तकरीबन 20 से 21 अरब रुपया सालाना आता है। नजर नहीं आता। साल के शुरू में मुख्तस किया जाता है, साल के शुरू में तरक्याती मंसूबों का भी ऐलान किया जाता है, लेकिन साल के एंड में कुछ नजर नहीं आता। ये क्या मसला है? क्या हमारा अब जो एडवांसमेंट की ज़रूरत है या जो मॉडर्न प्रोसीजर्स हैं उनको अडॉप्ट करके आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहाँ हम लैक करते हैं? मिनिस्ट्रीज़ जो असेसमेंट्स करती हैं वो राइट डायरेक्शन में नहीं होती, बिलियंस ऑफ रुपीज़ मांगती हैं मिनिस्ट्रीज़, बाद में पता चलता है कि वो फंड्स लैप्स कर गए हैं, वो यूटिलाइज़ नहीं हो सके। असल प्रॉब्लम आता कहाँ है? आपने एक तरफ इंटेंट की बात की है, लेकिन वो इंटेंट तो यकीनन होगा मसला, लेकिन क्या एक मसला ये भी है कि हमारे पास एडवांस सिस्टम्स नहीं है कि हम बेटर यूटिलिटी कर सकें इन फंड्स? देखिए, मैंने बड़े अरसा आलमी मालियाती इदारों के साथ काम किया है। वो $1 भी कहीं खरीदते हैं तो उसके बाद उसकी इम्पैक्ट स्टडी होती है, यानी कि हमने ये पैसा खर्चा है और एक नई टीम आती है और उसकी असेसमेंट करती है कि पैसा खर्चने के नतीजे में क्या मिला। मुझे याद नहीं आता कि प्लानिंग कमीशन ने कोई ठोस किस्म की इम्पैक्ट स्टडी की हो किसी भी साल, जबकि हर साल मैंने आपको बताया कि 3.4 खरब रुपया तो सिर्फ इस बजट में जो है वो एलोकेट किया गया। अच्छा, एक स्ट्रक्चरल इशू भी है और वो ये है कि यहाँ पे जोर है सियासी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, यानी कि जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जो सियासतदान हैं, वो तरक्याती मंसूबा तरक्याती जो फंड्स हैं उनका इस्तेमाल करना है ताकि हल्कों की तरक्की की जा सके, ताकि वोट गार्नर की जा सकते हैं, वोट्स की गारंटी की जा सके। तो यहाँ पे एक तफरीक करनी है कि सियासी तरक्याती प्रोजेक्ट चाहिए या हमें डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर वो तरक्याती मंसूबे चाहिए जो उस डिस्ट्रिक्ट के शहरियों की जरूरत है। सही है। वो बेसिकली जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, या जिस तरह MP MNA अपने जहाँ से जीतते हैं, जिन एरियाज से वोट ज़्यादा मिलते हैं, उन एरियाज में स्पेसिफिकली डेवलपमेंट शुरू करा देते हैं, होलिस्टिक अप्रोच नहीं होती, आप ये कह रहे हैं? देखिए, MNAs और MPAs जो मेरी नज़र में उनका रुतबा बड़ा बुलंद है, वो कानून साज इदारों के मेंबर हैं, वो लॉ मेकर्स हैं। हाँ, लेजिस्लेटर्स हैं वो जी। उनका काम, वो कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है। हमने लॉ मेकर्स को कॉन्ट्रैक्टर बना दिया है, ठेकेदार बना दिया है, प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया है। वो लॉ मेकर्स हैं, वो कानून साज इदारों के मेंबर हैं, वो ठेकेदार नहीं है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है। फिर डेवल्यूशन की हमेशा बात होती है, अमल दरामद नहीं होता। देखिए, अगर 3.7 खरब रुपया अवेलेबल है तो वो सेंटर क्यों स्पेंड करता है? ये 169 जो अजला हैं इनमें बांट दिया जाए, हर जिला का एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑनलाइन नजर आने चाहिए, जो ठेकेदार हैं जिनको वो दिया जाता है वो भी ऑनलाइन होने चाहिए, उनकी टाइमलाइन जो है हर जिले के लेवल के ऊपर ऑनलाइन होनी चाहिए, उनकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है वो ऑनलाइन होनी चाहिए। अगर कहीं कंस्ट्रक्शन की जो एस्टिमेट है उससे ऊपर जा रहा है तो वो ऑनलाइन होना चाहिए। तो ये डैशबोर्ड जिले के लेवल पे अवेलेबल हों, और जिले के लेवल पे अगर वो तरक्याती मंसूबा नहीं बनता तो फिर मेरे करीब है मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अकाउंटेबिलिटी मेरे नज़दीक आ जाती। तो पहली बात तो ये है कि हमने जो तरक्याती मंसूबे बनाने हैं वो हल्कों की तरक्की के लिए नहीं बनाने, वो शहरियों की तरक्की के लिए बनाने। और दूसरा, डेवल्यूशन कि जो स्पेंड कर रहा है वो मेरे करीब हो, मेरे हल्के का हो, मेरे हल्के की करीब। लोकल बॉडीज, बेसिकली आप कह रहे हैं लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करके ये यूटिलाइज किया जा सकता है। जी,
ठीक, फेयर इनफ। ये 75 बिलियन का ब्रीफली अगर आप कमेंट कर सकें, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि ये 75 बिलियन का तो कोई समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ यूटिलाइज हुआ है। इसके अंदर जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बताती है, वो तो किसी प्रोजेक्ट की भी उसके अंदर निशानदेही नहीं हो रही कि वो पार्लियामेंटेरियंस ने लगाए, वो गए किधर हैं, किस तरह लगे। देखिए, मेरे इल्म में नहीं है ये पर्टिकुलर वाली फिगर, लेकिन पार्लियामेंटेरियन का आपने जिक्र किया तो उनको SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक ज़माने में UNDP ने निकाले थे, उस मद के तहत पिछले 4 साल से हर MNA को तकरीबन 25 करोड़ रुपया दिया जाता है। 100 करोड़ रुपए की आप समझे कि 4 साल में उसकी डिस्बर्समेंट हो चुकी है। MPS को 30 करोड़ रुपया डिस्बर्स किया जा चुका है। उसकी भी कोई इम्पैक्ट स्टडी नहीं होती कि वो पैसा किधर खर्च किया गया, और अगर खर्च किया गया तो उसका असर क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट जो है वो सामने नहीं आया। तो ये तो कंप्लीट ओवरऑल चाहिए, डेवोल्यूशन कंप्लीट चाहिए डाउन टू द इजला। जैसे डॉक्टर साहब, लेकिन आप तो इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, आप तो उसकी प्रोजेक्ट की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। ये पता ही नहीं चला है कि वो कहाँ गए, लगे किधर हैं। ये उसकी वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं कि वो पैसे लगे किधर हैं। इम्पैक्ट तो जब आएगा जब कोई चीज़ बनी होगी या लगी होगी, लेकिन वो कहाँ गए अभी ये एक सवाल है हमारे सामने। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, बस इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।